स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? कुछ वेरिएबल्स ऐसे मिलेंगे आपको जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगी। वो फाइनल स्टेट किस प्रोसेस से अचीव की गई है, किस किस पाथ से वो गया है, या क्या मैकेनिज्म रहा है उस प्रोसेस का, उससे कोई लेना देना नहीं। वेरिएबल जैसे वॉल्यूम है, एनर्जी है, कई सारी, तो ये सब चीजें, ठीक है। इसमें हम लिख देंगे, देखिए दोज, देखिए दोज प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज, दोज प्रॉपर्टीज विच डू नॉट डिपेंड, रुक जाना, दोज प्रॉपर्टीज, उसमें लिखिए विच डिपेंड्स, दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स which depends only on, which depends only on initial and final state, initial and final state, and do not depend, do not depend on mechanism, do not depend on mechanism by which final state, by which final state are achieved, by which final state are achieved, by which final state are achieved, are achieved, a c ऐसे लिख लेना, achieved, ठीक है। इसमें कहा गया है ऐसी प्रॉपर्टी जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती हैं, वो फाइनल स्टेट किस मैकेनिज्म से प्राप्त हुई है, किस प्रोसेस से, किस किस रास्ते से, उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, सिर्फ फाइनल और इनिशियल। इसमें लिख लेना ऐसे कौन कौन है स्टेट फंक्शन में, जिसमें लोग कैपिटल से लिखे आते हैं। जैसे आप जी देखेंगे तो कैपिटल से लिखा जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी आप पढ़ेंगे, इंथैल्पी कैपिटल एच से लिखा जाएगा, ठीक है, एच से डिनोट करते हैं। इंटरनल एनर्जी कैपिटल ई से लिखा जाएगा, वॉल्यूम देखना कैपिटल वी से लिखा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जहां कैपिटल वर्ड से यूज किया जाता है वो स्टेट फंक्शन होते हैं, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, अगला हेडिंग डाल लो पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन देखो, दोज प्रॉपर्टीज, those properties which depends on initial and final state, those properties which depends on initial and final state, initial and final state, and also depends, and also depends, and also depends on mechanism, also depends on mechanism by which final state are achieved, by which final state are achieved, by which, फिर से बोल रहा हूँ, those properties which depends on initial and final state and also depends on mechanism by which final state are achieved, by which final state are achieved, final state are achieved,
मतलब ये मैकेनिज्म या पाथ पे भी डिपेंड करते हैं कि वो फाइनल स्टेट कैसे अचीव हुई, प्रोसेस किस तरह से हुई है। आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग इनका वैल्यू मिलेगा। जैसे इसका एग्जांपल आपके पास दो एग्जांपल आपको पढ़ने के लिए है। एक लिखिए वर्क डन एंड हीट। वर्क डन और हीट आपके पाथ फंक्शन है। ठीक है, अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, उसके बाद हम फिर न्यूमेरिकल लगा पाएंगे। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ डायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। डायनेमिक लिख लेना, इट्स एस मतलब थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। कितने टाइप की थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लिख दे रहे हैं आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस। उसके बाद आप पढ़ेंगे आइसोकोरिक। ठीक, और क्या पढ़ेंगे बालक? हाँ, आइसोकोरिक हो गया, आइसोबारिक हो गया, और कौन सा पढ़ते हो बताओ? हाँ, आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं, प्रोसेस थोड़ी ना है। हाँ, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, उसके बाद आप पढ़ोगे हाँ एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। और क्या पढ़ोगे? आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, और बोलो आइसोथर्मल प्रोसेस। अच्छा, यहाँ पहले आइसोथर्मल लिखते हैं फिर एडियाबैटिक लिखते हैं, आइसो आइसो एक पास हो जाएंगे ना। आइसोथर्मल प्रोसेस, फिर लिख रहे हैं एडियाबैटिक। उसके बाद और कौन पढ़ना है? साइक्लिक प्रोसेस। ठीक, चार तरह की हमको ये थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ना है। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है बताओ? आइसो का मतलब होता है सेम, और बारिक का मतलब प्रेशर की यूनिट बार होता है, तो इसमें क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो जो डेल्टा पी होगा, चेंज इन प्रेशर, वो क्या होगा? जीरो रहेगा। अच्छा, आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा वी क्या रहेगा? जीरो रहेगा, मतलब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी क्या होगा? जीरो होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता, लिख देंगे नो हीट एक्सचेंज। इसमें Q इक्वल टू जीरो होता है, मतलब कोई हीट एक्सचेंज नहीं होना है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है?
इनको पढ़ लेते हैं, फिर साइक्लिक प्रोसेस अलग से बनाते हैं। ठीक है, उसमें होता है कुछ नहीं है, बस ये होता है कि रिएक्शन डिफरेंट प्रोसेस से चलती है और फाइनली इनिशियल स्टेट पे आ जाती है। तो ओवरऑल उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। मतलब रिएक्शन डिफरेंट प्रोसेस से चल रही थी चल रही थी चल रही थी, अब फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट पे रिटर्न आ जाए, जहां थी वहीं आ जाए, तो वो प्रोसेस साइक्लिक प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक, इसमें आ जाते हैं। अच्छा, प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा पी जीरो है। इस तरह का प्रोसेस किस टाइप के सिस्टम में होता है? आइसोबारिक प्रोसेस किस टाइप के सिस्टम में होता है? सिस्टम कितने तरह के पढ़े तुमने? अबे 3 तरह के पढ़े हैं कल। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। कल ही तो पढ़े हो। हाँ, चलो ठीक है, बताओ किस तरह का सिस्टम ऑपरेट होगा? आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये क्लोज सिस्टम में नहीं एप्लीकेबल होगा, ओपन सिस्टम में। अगर आप भगोने में पानी गर्म करोगे तो उसकी सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, वो तो चेंज होगा नहीं। प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर बढ़ता रहता है, गैस जलाते रहे तो बढ़ते रहता है, वो होता है क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल। भगोने में क्या प्रेशर बढ़ता है, सीटी उटी मारने लगता है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसकी सरफेस पे लग रहा होगा, पानी अगर गर्म हो रहा होगा भगोने में ओपन ऊपर से, तो उस पर जो प्रेशर लग रहा होगा कौन सा होगा, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पर लग रहा होगा। समझ रहे नहीं? तो जो ओपन वेसल में प्रोसेस होती उनमें प्रेशर थ्रू आउट प्रोसेस हमेशा कांस्टेंट रहता है उसमें, क्योंकि सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होता है। अरे समझो ना, जैसे लोग भगोना भी पिचक गया, मारे थे फेंक के, क्या किसी को बोल, चलो पिचका ही सही ना। मान लो ये भगोना है, पानी गर्म हो रहा है इसमें, यहाँ से ऊपर से फूला है, तो इसमें जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर लग रहा है, सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। अब वो तो थ्रू आउट कांस्टेंट ही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है। कितना गर्म कर लो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज हो जाएगा? नहीं। तो आइसोबारिक प्रोसेस जो होती है वो ओपन सिस्टम में होती है। ठीक है, लिख देंगे पॉसिबल इन ओपन सिस्टम। आइसोकोरिक प्रोसेस किसमें पॉसिबल होगी? क्लोज में वॉल्यूम ना चेंज हो पाए, तो ऐसा तो क्लोज सिस्टम में ही हो पाता है। अगर सिस्टम ओपन होगा तो उसमें वॉल्यूम चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लिख देंगे पॉसिबल इन क्लोज सिस्टम। अच्छा, इसमें आ जाता है एडियाबैटिक। ये किसमें प्रोसेस होगी, मतलब किसमें पॉसिबल होगी? आइसोलेटेड में, क्योंकि आइसोलेटेड ही एक ऐसा है जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। ओपन में एनर्जी का हो सकता है, मास का, दोनों का हो सकता है। क्लोज में मास का नहीं हो पाता लेकिन एनर्जी का होता है। आइसोलेटेड में किसी का नहीं होता है। तो एनर्जी का अगर तुम चाहते हो चेंज ना हो तो सिस्टम आपका आइसोलेटेड होना चाहिए, तभी उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस पॉसिबल हो पाएगी। समझ पा रहे बात? तो इसमें हम लिखेंगे पॉसिबल इन आइसोलेटेड सिस्टम। अब ये है साइक्लिक है, आइसोथर्मल है, कहीं भी हो सकती है। ठीक है, नोट कर।
ठीक है, लिख लिया। इसमें लिखिए साइक्लिक प्रोसेस, लिखिए व्हेन एनी सिस्टम, लिखिए व्हेन एनी सिस्टम undergoes when any system undergoes in different process undergoes in different process undergoes in different process and finally returns to its initial state and finally returns to its initial state initial state then process is termed as cyclic process. Then process is termed as cyclic process. जब कोई सिस्टम डिफरेंट प्रोसेस से होकर गुजरे और फाइनली अपनी इनिशियल स्टेट पे लौट आए तो ऐसी प्रोसेस को नाम दे दिया जाता है साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, और इन साइक्लिक प्रोसेस में खास बात होती है जितने भी स्टेट वेरिएबल होते हैं, जितने भी स्टेट वेरिएबल मतलब स्टेट फंक्शन जो भी होते हैं, ठीक है, जैसे डेल्टा जी जीरो रहेगा, डेल्टा ई जीरो रहेगा, सब में चेंज जीरो, क्योंकि ये सब इनिशियल और फाइनल। अब फाइनल इसकी क्या है, इनिशियल की ही, फाइनली अपनी इनिशियल पे आ जाए। तो अगर इनिशियल और फाइनल चेंज ही नहीं हुए तो जितने भी स्टेट वेरिएबल हैं उनमें चेंज क्या होगा, जीरो रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक बात पूछे, बताओगे? इससे रिलेटेड पूछ रहे हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस से। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तब हम नाम देते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस में डेल्टा टी क्या आता है, जीरो आता है। अब कोई प्रोसेस है उसमें डेल्टा टी जीरो है तो ये निश्चित है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। तुमको भी बताई दो बात, क्या बताई दो बात, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, डेल्टा टी जीरो रहता है। अब क्वेश्चन है, एक प्रोसेस है तुम्हारे सामने जिसमें डेल्टा टी जीरो है, तो क्या ये निश्चित है कि वो प्रोसेस आइसोथर्मल है? बताओ, सोचो और बताओ, हाँ ना में जवाब दो, हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मतलब हम गलत कर रहे हैं, मतलब ये निश्चित नहीं कि वो आइसोथर्मल। अगर डेल्टा टी जीरो है तो आप श्योर नहीं है कि आइसोथर्मल होगी, यही कह रहे हो ना तुम? ऐसा अभी तो तुमने लिखा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो डेल्टा टी जीरो होता है तो प्रोसेस आइसोथर्मल। अब एक प्रोसेस है जिसमें डेल्टा टी जीरो है, तब तुम कह रहे हो जरूरी नहीं कि आइसोथर्मल हो, ऐसा क्यों? समझाओ थोड़ा मुझे। अगर है ऐसा तब भी समझाओ मुझे।
इतना क्या सोचना। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट, इसमें डेल्टा टी जीरो आता है। हर आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा टी जीरो आता है, लेकिन हर वो प्रोसेस जिसमें डेल्टा टी जीरो हो वो आइसोथर्मल हो ये जरूरी नहीं है। क्योंकि मान लो कोई प्रोसेस है, पहले टेम्परेचर बढ़ता है, फिर टेम्परेचर घट करके उतना ही हो जाता है, तो डेल्टा टी उसमें कितना आएगा, जीरो आएगा। तो क्या वो प्रोसेस आइसोथर्मल हुई? नहीं, पहले टेम्परेचर बढ़ा फिर घटा, टेम्परेचर कहाँ कांस्टेंट रहा प्रोसेस के थ्रू आउट प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट रहता तब ना आइसोथर्मल प्रोसेस आप बोलते। तो उसमें तो टेम्परेचर बढ़ रहा था फिर घट रहा था, कहाँ कांस्टेंट था, तो वो क्या आइसोथर्मल हो जाएगा? नहीं। तो हर आइसोथर्मल में डेल्टा टी जीरो आता है, लेकिन जिसमें डेल्टा टी जीरो है वो आइसोथर्मल हो ये जरूरी नहीं होगा। ठीक, और एक खास बात होती है आइसोथर्मल प्रोसेस में, लिख लेना, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस में जो डेल्टा ई होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो जीरो रहता है, चेंज इन इंथैल्पी जीरो रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं और टेम्परेचर चेंज होता नहीं इसलिए चेंज होते नहीं। अच्छा, जितने भी फेज ट्रांजिशन होते हैं, फेज ट्रांजिशन समझते हो, जैसे लिक्विड कहीं गैस बन रहा हो या कोई सॉलिड लिक्विड बन रहा हो, तो वो प्रोसेस भी कैसी होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस, लेकिन उनमें जो डेल्टा ई और डेल्टा एच होता है वो चेंज होता है। ये हमने कब लिखा है, आइडियल गैस के लिए। इसमें एक पॉइंट और लिखो, इन ऑल ऐसे लिखे, इन ऑल फेज ट्रांजिशन इन ऑल फेज ट्रांजिशन डेल्टा ई नॉट इक्वल टू जीरो होता है, डेल्टा एच भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। फेज ट्रांजिशन में डेल्टा ई और डेल्टा एच जीरो नहीं होते हैं, लेकिन होते वो भी आइसोथर्मल है। ठीक, तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस समझ गए आपको। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें वर्क डन, फिर उस पर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, क्या हुआ अक्षय कुमार आज लेट हो गए? वैसे तो टाइम से आते हो, जाम में फंस गए थे क्या? वैसे अपनी क्लास में बड़े बड़े महापुरुष पढ़ते हैं, अक्षय कुमार, विवेकानंद ना, और तुम्हारा क्या नाम, रोहित रोहित शर्मा, और तुम्हारा क्या नाम है, प्रज्ञा, प्रज्ञा में कोई है याद है, मुझे तो नहीं पता। तुम्हारा क्या नाम? अंजलि, अंजलि में है कोई स्टार? पता नहीं मुझे, होगा। प्रज्ञा है स्टार? अच्छा, उसमें आता है, सीरियल में आता है ना, हाँ प्रज्ञा। चलो ठीक है, अच्छी बात है, सब स्टार्स आते हैं हमारी क्लास में ना। चलो ठीक, हम कहाँ स्टार नहीं, अमिताभ बच्चन ज्यादातर मेरा नाम रखता है ना, पुरानी मूवियों में देखो उठा के, तो अमिताभ बच्चन ज्यादातर मेरा ही नाम रखा है। जिस मूवी में वो मेरा नाम रख लेते थे वो मूवी उनका हिट हो जाता था। हाँ, सच्चाई है, ना मानो चेक कर लेना। जिस 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 मूवी में अमिताभ बच्चन ने मेरा नाम रख लिया वो हिट हो जाती थी उनकी, इसीलिए वो मेरे नाम को लकी मान के ज्यादातर वही नाम रखते थे। नहीं, उसमें तो ठाकुर भानु प्रताप सिंह, फिजिक्स
फिजिक्स वाले सर हैं हमारे। बिल्कुल सब स्टार, फिजिक्स वाले सर भी स्टार। अच्छा। वैसे भी है, साउथ इंडियन में हीरो है एक विजय करके ना। चलो ठीक है, स्टार है, सब स्टार है अपने यहाँ। एक सूरज सर है हमारे, देखो वो भी स्टार है, सूरज भाई। हर मूवी में लगभग सूरज नाम तो मिल ही जाएगा तुमको। राजू साफ सफाई वाले अपने, ठीक। और कौन है? आकाश है, केमिस्ट्री पढ़ाने आते हैं दूसरे सर, आकाश। और कौन है? धर्म सर अपने, हाँ गुरु सर हैं। अच्छा, और कौन कौन है? प्रियंका मैम है। हाँ देखो स्टार निकला है। और कौन कौन स्टार आता है अपने यहाँ पूछ ले। राज सर हैं, राज तो पूरा शाहरुख खान राजी है। एक प्रवीण सर हैं, होगा कोई छोटा मोटा स्टार तो होगा ही। ठीक। और कौन आता है अपने यहाँ? सोनल, सोनल मैम आती हैं। सोनल है, एक अंजलि मैम है। अच्छा, हाँ। और कौन आता है? और कौन पढ़ाने आता है अपने यहाँ? धर्म सर हो गए, और उधर प्रियंका मैम हो गई, केमिस्ट्री में हम हो गए, आकाश सर हो गए, फिजिक्स में भानु सर, प्रवीण सर हो गए। और इधर हाँ, एग्रीकल्चर में नागेंद्र सर हैं, सतीश सर हैं, और रीजनिंग में रामाश्रय सर। चलो वो लोग स्टार नहीं है, हम लोग स्टार हैं, ठीक। नहीं यूपीएससी नहीं होता है, साइंस से रिलेटेड बस होता है, और कॉम्पिटिटिव मतलब 12th पास वाले बस, उसके ऊपर नहीं। यूपी बोर्ड का 9th से 12th तक यहाँ पे नहीं चलाते यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड ही चलाता है। यूपी बोर्ड में थोड़ा समस्याएं आती हैं, इसीलिए नहीं चलाते, फीस उस नहीं देते हम। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ना बोले वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कोई यूपी बोर्ड वाला बच्चा देखेगा गुस्सा जाए। हाँ? चलो ठीक, हेडिंग डालो, वर्क डन। वर्क डन W से डिनोट कर। ये हमने गैस रखी है, ठीक है। एक वेसल है, उसमें हमने गैस भर के रखी हुई है, ठीक। इसका वैल्यूम हम कितना मान लें? पहले वैल्यूम हम इसका V1 मान लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए गैस एक्सपैंड हो, गैस अगर एक्सपैंड होगी तो वैल्यूम क्या होगा? बढ़ जाएगा, तो ये पिस्टन ऊपर जाएगा। मान लेते हैं पिस्टन खिसक के यहाँ आ जाए, पिस्टन भी बिगड़ गया। अरे नजर लग गई पिस्टन को, कोई बात नहीं। ये मान लो ये वाला जो पिस्टन है ये ऐसे ऊपर शिफ्ट होके यहाँ तक पहुंच गया। कितना शिफ्ट हो गया? ये लेंथ हम x मान ले रहे हैं, x लेंथ शिफ्ट हो गया, और इस पिस्टन का हम सरफेस एरिया a मान ले रहे हैं, ठीक है। पिस्टन का सरफेस एरिया a मान लिया, और ये x लेंथ अगर शिफ्ट हो गया, तो अब जो शिफ्ट हो जाएगा तो अब वैल्यूम इतना माना जाएगा पूरा, ठीक। और ये वैल्यूम हम जो पूरा मान लेते हैं उसको हम V2 मान ले रहे हैं, फाइनल वैल्यूम। गैस का फाइनल वैल्यू हमने V2 मान लिया, तो वैल्यूम में चेंज कितना हुआ बताओ बच्चा? V2 माइनस V1 कितना? डेल्टा V। अच्छा, ये डेल्टा V जो है वो A इंटू एक्स के बराबर होगा कि नहीं? क्योंकि जो चेंज आया वो चेंज तो इतना ही होगा, ये वाला स्पेस इतना ही तो चेंज होगा वैल्यू में डेल्टा V। हाँ बोलो ना, इतने में से V1 घटा दो तो इतना ही तो बचेगा डेल्टा V। अच्छा, ये डेल्टा V A इंटू एक्स सरफेस एरिया और लेंथ के मल्टीप्लिकेशन के या बोले प्रोडक्ट के बराबर होगा डेल्टा V है। हाँ बोलो, ठीक। तो ये हमको याद रखना है, गैस का एक्सपेंशन हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। अब देखते हैं वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है?
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो? अगर हम फोर्स को F मान ले रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को x, क्योंकि x की तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो F इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक, F क्या होता है प्रेशर के टर्म में, जरा बताओ। F होता है प्रेशर के टर्म में, अरे प्रेशर ये होता है, अगर P इक्वल टू आप लिखते हैं F बाई ए, तो F इक्वल टू P इंटू ए हो जाएगा। तो जहां F है वहां हम P इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहे हैं F की जगह पे P इंटू ए इंटू एक्स। ए इंटू एक्स किसके बराबर है, उधर देखो डेल्टा V के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं P इंटू डेल्टा V। ये किसका फॉर्मूला आएगा, वर्क डन का। ठीक, ये फॉर्मूला आया था वर्क डन का। अब एक चीज समझना, ये फॉर्मूला जो लगाए हो ये फिजिक्स में लगाना, हमेशा फिजिक्स में चलेगा। केमिस्ट्री में इसका ठीक उल्टा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है समझना, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है या बाई द सिस्टम हो रहा है? ऑन द सिस्टम। अबे ऑन द, बाई द मतलब ये खुद से ना एक्सपेंड हो रही कि तुमने किया है आके। अगर गैस एक्सपेंड हो रही तो बोला जाएगा वर्क डन बाई द सिस्टम। अब केमिस्ट्री में जो वर्क डन बाई द सिस्टम होता है वो नेगेटिव होता है, और जो वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव क्या आ सकता है अभी, क्योंकि डेल्टा V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव? V2 बड़ा है कि V1? V2 बड़ा है, तो डेल्टा V कैसा आएगा, पॉजिटिव। और इस फार्मूले में अगर डेल्टा V पॉजिटिव रखोगे तो वर्क डन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। आपको चाहिए नेगेटिव में, क्योंकि वर्क डन बाई द सिस्टम हो रहा है। इसलिए केमिस्ट्री में जब भी फार्मूला यूज किया जाता है फॉर साइन कन्वेंशन, हम चाहेंगे कि साइन सही आए हमारा वर्क डन का, इसलिए फार्मूले में हमेशा माइनस पी डेल्टा वी यूज करते हैं। माइनस साइन हम अपनी तरफ से लगा के चलते हैं, हमेशा अपनी तरफ से। ठीक, ये कब लगाओगे, केमिस्ट्री में। ये हमेशा लगा के चलना है आपको केमिस्ट्री, तभी आपका वर्क डन प्रॉपर साइन के साथ वैल्यू दे पाएगा। अब इसमें देखो डेल्टा भी पॉजिटिव रखा हुआ है तो वर्क डन कैसा आ जाए, माइनस का आ जाएगा। क्लियर है ना, नोट करो इसको, ये वाला फिजिक्स में, ठीक है, और ये वाला केमिस्ट्री में। ठीक है, लिख गया। अब इसमें लिखे साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन
साइन कन्वेंशन। ठीक है, पहला आप लिख रहे हैं इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, इन एक्सपेंशन ऑफ गैस, ये लिख दे रहे हैं दैट इज वर्क डन बाई द सिस्टम। गैस का जब भी एक्सपेंशन होगा तो हमको ये मान के चलना है वर्क डन बाई द सिस्टम है। अब अगर कहीं एक्सपेंशन होगा, वर्क डन बाई द सिस्टम होगा, तो उस सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो घटेगी कि बढ़ेगी? वर्क डन अगर बाई द सिस्टम होता है तो सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा घट जाती है। ठीक है, तो आगे लिख लेना वर्क डन बाई द सिस्टम, आगे लिखना W जो है निगेटिव में लेना है आपको, आगे लिख देना सिंस एनर्जी ऑफ सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस, सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, इसलिए ऐसा लेना है, वर्क डन नेगेटिव लेना है। दूसरा देखो इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस, अगर गैस का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या कंप्रेशन बोल रहे हैं, इन कंप्रेशन ऑफ गैस, गैस के कंप्रेशन में वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम बोला जाएगा। इसमें लिख लेना है जो वर्क डन है वो पॉजिटिव लिया जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, बढ़ती है। एनर्जी ऑफ सिस्टम increases, एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस। अब तुम इसको चेक भी कर सकते हो फॉर्मूले से, एक्सपेंशन में डेल्टा वी हमेशा कैसा आता है, पॉजिटिव, क्योंकि फाइनल वैल्यू बड़ा होगा इनिशियल, तो डेल्टा वी अगर पॉजिटिव आएगा तब जाके W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी में जब आप पुट करेंगे तो आपको वर्क डन कैसा मिलेगा, निगेटिव मिल पाएगा फिर। जबकि यहाँ पे जो डेल्टा वी आता है कंप्रेशन में फाइनल वैल्यू कम होगा इनिशियल से, तो डेल्टा वी कैसा आ जाएगा, निगेटिव का आ जाएगा, क्योंकि V2 लेस देन V1 होगा। ठीक है ना, डेल्टा वी निगेटिव आएगा तब जब आप वैल्यू पुट करेंगे माइनस पी में माइनस डेल्टा वी लिखेंगे, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा फिर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे माइनस में डेल्टा वी लिखोगे जब आप, तब ये पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव और सॉरी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, नोट कर लो। अब हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उससे पहले थोड़ा यूनिट का खेल देखेंगे। ठीक है, हटा दें।
अब वर्क डन का फॉर्मूला है पी डेल्टा वी। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेयर और वॉल्यूम की यूनिट है लीटर। तो लीटर एटमॉस्फेयर वर्क डन का यूनिट बन सकता है, नहीं बन सकता है? बनेगा ही ना, लीटर एटमॉस्फेयर, क्योंकि प्रेशर क्या होता है बोलो ना, माइनस पी डेल्टा वी में अगर आप प्रेशर देंगे तो एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में। तो इसका एक यूनिट बन जाता है लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर। लेकिन ज्यादातर जो आंसर होते हैं वो जूल में दिए होते हैं, तो लीटर एटमॉस्फेयर को कैसे जूल में बदला जाए, या आंसर कई बार कैलोरी में दिया होगा, या कई बार आंसर अर्ग में दिया होता है ऑप्शन में। तो हमको इन सब का कन्वर्जन आना चाहिए कि जूल को कब हम लीटर एटमॉस्फेयर पे ले जा पाए। ठीक, तो इसके लिए पता होना चाहिए हमें, एक लीटर एटमॉस्फेयर जो होता है, एक लीटर एटमॉस्फेयर वो 101.3 जूल के बराबर होता है, या लिख सकते हैं 24.2 कैलोरी के बराबर हो सकता है। यहां पे और एक लिख दे रहे हैं अर्ग 101.3 10⁻⁷ अर्ग के बराबर हो सकता है। तो एक लीटर एटमॉस्फेयर की वैल्यू सभी में आपको याद रखना है, जूल में ये होती है, कैलोरी में ये होती है और अर्ग में होती है। ठीक है, नोट कर लो और याद रखना, फिर न्यूमेरिकल लगाएंगे हम इसको। ठीक है, अब देखो इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, देखिए फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन इन ईच केस, इन ईच केस फाइंड वर्क डन इन ईच केस। पहला लिखिए 1 मोल ऑफ एन गैस, 1 मोल ऑफ एन गैस expands 1 mole of an gas expands from 1 liter to 5 liter। 1 mole of an gas, of a gas, and नहीं होगा, of a gas expands from 1 liter to 5 liter against constant external pressure, against constant atmospheric pressure, atmospheric pressure, constant atmospheric pressure। पहला केस। दूसरा केस है, देखिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस in 10 liter container
10 liter container and 1 atmosphere pressure allow to enters in a vacuum valve of capacity 100 लीटर। दोनों केसेस में आपको वर्क डन बताना है और आंसर जूल में आना चाहिए, ठीक है। जो ऑप्शन दिए होते हैं वो जूल में है इस क्वेश्चन में। हम आपको एक भी ऑप्शन दिए नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए 4 ऑप्शन है, उसमें से एक सही है, वो तुम्हें बताना है। सभी ऑप्शन जूल में। सॉल्व करिए, क्वेश्चन आसान है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। आया आंसर? नहीं आया? चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्या आया बताओ, देखते हैं। देखो पहले में 1 मूल गैस है, एक्सपेंड हो रही है 1 लीटर से 5 लीटर। तो वर्क डन का फार्मूला अगर हम लगाएं, फार्मूला होता है -P डेल्टा V। डेल्टा V कितना दिख रहा है इस क्वेश्चन में बताओ? डेल्टा V 1 लीटर से 5 लीटर हो गया, तो डेल्टा V 4 नहीं हो जाएगा? ठीक है, अरे डेल्टा V कर लिए होगे ना। प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है, ठीक है। P डेल्टा V, डेल्टा V है 4, तो कितना आ गया? -4 लीटर एटमॉस्फेयर। ये आ गया लीटर एटमॉस्फेयर में आंसर आपका, ठीक है।
इसको हमें जूल में ले चलना है। जूल में ले चलने के लिए क्या करते हो, -4 इंटू क्या करोगे, 101.3 जूल, क्योंकि एक में इतना होता है तो 4 में कितना, 4 से गुणा कर लेंगे। ठीक, ये कितना आ जाएगा 404, और 0.3 को 4 बार 405, कितना होगा 405.2 माइनस का जूल में, ये आएगा आंसर 405.2। ठीक, 405.2 जूल पहले का आंसर। ठीक, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखो, ये तो हो गया आपके पहले का। दूसरे का तो और आसान है, दूसरे का इधर कर दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे का इतना आसान है कि सीधा आंसर आ जाता है, W इक्वल टू 0। कैसे 0 आएगा समझना। गैस कहाँ इंटर कर रही है, वैक्यूम बल्ब में। वैक्यूम बल्ब का मतलब वहां कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तो प्रेशर कितना होगा, 0। यहाँ पे लिख देना, वैक्यूम बल्ब का मतलब है उसमें प्रेशर 0 है। प्रेशर 0 होगा तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस। यहाँ पे गैस का फ्री एक्सपेंशन होगा, उसमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ठीक है, लिखिए। अब अगला क्वेश्चन बोले, अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखिए, अ 5 लीटर सिलेंडर, 5 लीटर cylinder contain 5 liter cylinder contain 10 mole of oxygen, 10 mole of oxygen at 27 degrees Celsius. A 5 liter cylinder contain 10 mole of oxygen at 27 degree Celsius. आगे लिखो। देखो, if a sudden leakage, if a sudden leakage through the hole, gas escaped, into the atmosphere, and cylinder got empty, and cylinder got empty, and cylinder got empty. Find work done by the gas, work done by the gas if atmospheric pressure, if atmospheric pressure इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, समझ लो, पहले ही बता दे। इधर एक सिलेंडर था 5 लीटर का, देख लो इधर 5 लीटर का सिलेंडर था, उसमें 10 मोल ऑक्सीजन गैस था O2। ठीक, टेम्परेचर इसका कितना था 27 डिग्री सेल्सियस।
इसमें हो गया छोटा सा लीकेज, तो गैस क्या करेगी, बाहर निकलेगी। और बोल दिया कि सारा गैस बाहर, मान लो ये है आपका एटमॉस्फेयर, बाहर क्या है एटमॉस्फेयर, फिर सारा गैस एटमॉस्फेयर में फैल गया, निकल जाएगा ना, एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। इस प्रोसेस में वर्क डन क्या होगा ये बताना है। और यहाँ पे एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। सॉल्व करिए। आंसर, आपको वर्क डन के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए बोलो? वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस पी डेल्टा वी। प्रेशर तो पता है 1 एटमॉस्फेयर है, ठीक है, डेल्टा वी नहीं पता है तुमको। पहले वॉल्यूम तो 5 लीटर था, बाद में तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर तो बहुत बड़ा है, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा बाद में गैस का, कि जितना एटमॉस्फेयर है सब में फैल जाएगा क्या? पूरी दुनिया में वही 5 लीटर 5 लीटर फैल जाएगा? नहीं, ये कैसे निकाल पाओगे? पीवी बराबर एनआरटी से, यहाँ पे जो गैस है उसमें लगा दो आप पीवी बराबर एनआरटी। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर में कभी भी वॉल्यूम निकालना हो किसी भी गैस का तो एनआरटी बाई पी लगा दो आप, आपको पता चल जाएगा कि फैल करके एटमॉस्फेयर में कितना जाना है। यहाँ का टेम्परेचर अगर पता है, प्रेशर पता है, तो वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में जाके कितना होगा इससे निकल पाएगा, एनआरटी बाई पी से। आप गैसीय स्टेट पढ़े हो ना, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम निकालते हैं गैस का, ठीक है। वॉल्यूम हम लिख दे रहे हैं, इस वॉल्यूम को हम V2 मान ले रहे हैं, ठीक है, V2 मान लें फाइनल वॉल्यूम हम, तो V2 निकालते हैं। चलो V2 निकालने के लिए N कितना है गैस का, नंबर ऑफ मोल 10 मोल थी, R कितना है लीटर एटमॉस्फेयर में, R की वैल्यू कितनी होती, 0.0821 होती, ठीक है। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 है, डिवाइड बाई प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर, ये कितना आ जाएगा बताओ? V2 300 और 10 मोल है, 0.082 है, 24 नहीं 244 आएगा। ये 200, एक मिनट रुक जाओ चेक कर लेते हैं। ये आता है 24
0.6, तो ये आ जाएगा 246 लीटर आएगा। सॉल्व करके देखना, ठीक है। अच्छा, पहले कितना था? 5 लीटर, अब कितना होगा? 246 लीटर। तो डेल्टा भी अब मिल जाएगा, 246 माइनस 5, तो ये कितना आ गया डेल्टा भी बताओ? 241 लीटर। अब हम वर्क डन का ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। वर्क डन इक्वल टू माइनस का 1 डेल्टा भी 241, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा -241 लीटर एटमॉस्फियर, और इस क्वेश्चन में यही ऑप्शन है आपका वर्क डन लीटर एटमॉस्फियर, इसलिए हम इसको बदलने की जरूरत नहीं समझ रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? ठीक, नोट कर लीजिए। इसके आगे हम लोग फिर कल से कुछ और इस पर क्वेश्चन करेंगे वर्क डन पे, फिर आगे बढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सब चीजें पढ़ेंगे।